नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन प्रबंध काव्य के भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं? एक तो होता है देखिए महाकाव्य, एक होता है खंड काव्य, एक होता है एकार्थक काव्य। ये प्रबंध काव्य के तीन भेद होते हैं। अक्सर अपने दिमाग में यही रहता है कि महाकाव्य ही प्रबंध काव्य होता है। ऐसा कुछ नहीं है। खंड काव्य भी उसी के अंतर्गत आता है और एकार्थक काव्य भी उसी के अंतर्गत आता है। और ये क्या होते हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे अपन। तो देखिए, महाकाव्य, खंड काव्य और एकार्थक काव्य। सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे महाकाव्य के बारे में कि महाकाव्य किसे कहा जाता है। देखिए, महाकाव्य की सबसे पहली विशेषता होती है महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं। महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं। महाकाव्य का सबसे पहली विशेषता यही है, ठीक है। लेकिन रामचरितमानस इसमें क्या है कि अपवाद स्वरूप माना जाता है। रामचरितमानस को भी महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि रामचरितमानस है उसमें 7 ही खंड है, कांड है, सर्ग है, अध्याय है, समय है। ये जो भी कवि होता है या रचनाकार होता है वो अपने सुविधा के अनुसार नाम रख सकता है इसका। तो पहली विशेषता है महाकाव्य में 8 या उससे अधिक सर्ग होते हैं। दूसरी विशेषता है महाकाव्य का नायक जो होता है वो धीरोदित गुणों से युक्त होता है, यानी संयमशील होता है और अपनी मर्यादा में रहते हुए वो इस कथा में आगे से आगे बढ़ता जाता है। तीसरी विशेषता है महाकाव्य में शांत, वीर और श्रृंगार रस में से किसी एक रस की प्रधानता होती है। स्पेशली तो महाकाव्य में देखिए वीर और श्रृंगार रस ही पढ़ने को अपन को मिलते हैं, लेकिन शांत रस भी हो सकता है। अगली विशेषता है महाकाव्य में जैसे मानव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है, यानी कोई भी जो नायक होता है वो महाकाव्य की जो कथा वस्तु होती है उसमें मानव धर्म निभाता हुआ या फिर अर्थ के लिए या फिर काम के लिए या फिर मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही अपना जो कार्य है वो आगे से आगे करता जाता है। ये कथा इसी प्रकार चलती रहती है। जैसे सूफी जितनी रचनाएं उसमें मोक्ष की प्राप्ति दर्शाई गई है। इसमें अनेक छंदों का प्रयोग किया जाता है, यानी एक छंद में बंधी हुई परिपाटी नहीं होती है। महाकाव्य में अनेक छंदों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे दोहा है, बीच में चौपाई है, रोड़ा है, सोठा है, ऐसे अनेक छंदों का प्रयोग किया जा सकता है। पृथ्वीराज रासो है, महाकाव्य की श्रेणी में आता है। रामचंद्रिका है, महाकाव्य की श्रेणी में आती है। साकेत है, कामायनी है, उर्वशी है, ये सब महाकाव्य की श्रेणी में आते हैं। ध्यान रखिए इस बात का, क्योंकि इन सभी में 8 से अधिक सर्ग है। पृथ्वीराज रासो में देखिए 69 समय है, रामचंद्रिका में 39 प्रकाश है, साकेत है, कामायनी है, उर्वशी है। इस प्रकार से इन सभी में कामायनी में 15 सर्ग है, यानी 8 से अधिक सर्ग या समय हैं सभी में। इसलिए ये सारे के सारे ग्रंथ किस में माने जाएंगे? महाकाव्य की श्रेणी में माने जाएंगे। आई बात समझ में? महाकाव्य में ये 4-5 विशेषताएं होती हैं महाकाव्य की, बस इतना सा अपन को ध्यान रखना है। अपने दिमाग में रहता है कि खंड काव्य होता है वो प्रबंध नहीं होता है। होता है, देखो कैसे। खंड काव्य में मानव किसी एक पक्ष का चित्रण किया जाता है, यानी मनुष्य होता है, कोई नायक होता है, उसके एक पक्ष का चित्रण किया जाता है। इसका उद्देश्य यानी उस व्यक्ति विशेष को, उस नायक को महान दर्शाना होता है। खंड काव्य लिखने का मुख्य उद्देश्य होता है किसी व्यक्ति विशेष की जो रचना होती है, जिसका जो व्यक्तित्व होता है उसमें उसको महान दर्शाया जाता है, यानी अच्छे से अच्छा प्रदर्शित किया जाता है। श्रृंगार और करुण रस की इसमें प्रधानता रहती है, वीर रस की भी रहती है। कथावस्तु या तो खंड काव्य होता है उसकी कथावस्तु या तो पौराणिक होती है, यानी पुराणों से संबंधित होता है कोई, या फिर इतिहास से संबंधित कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है। इसमें एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है, ये सबसे बड़ी विशेषता होती है। खंड काव्य में एक ही छंद का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए अपन देखते हैं पंचवटी है, जयद्रथ वध है, सुदामा चरित है, तुलसीदास है, हल्दी घाटी है, सबरी प्रसंग है, अंगद रावण संवाद है। इन सभी में पंचवटी में देखिए लक्ष्मण की चारित्रिक विशेषता दर्शाई गई है। इसी प्रकार तुलसीदास जो रचना है निराला की, उसमें तुलसीदास की विशेषताएं दर्शाई गई हैं। हल्दी घाटी है, उसमें महाराणा प्रताप की श्याम नारायण पांडे के द्वारा विशेषताएं दर्शाई गई हैं। सबरी प्रसंग है, अंगद रावण संवाद है। ये इन सभी में जो नायक होता है उसमें नायक की एक पक्ष की विशेषताएं यानी वो स्पेशली दर्शाई जाती हैं, ठीक है। संपूर्ण जीवन चरित्र इसमें नहीं दर्शाया जाता है। ये होते हैं खंड काव्य की मुख्य विशेषता। अब होता है देखिए एक एकार्थ काव्य, जिसको गीति काव्य भी कह सकते हैं।
एकार्थक काव्य के अंतर्गत भी किसी एक घटना या भाव का विस्तृत वर्णन या व्यंजना होती है, यानी कोई जो रचना होती है उसमें एक ही घटना का भाव प्रदर्शित किया जाता है। इसका स्वरूप एक लंबी कविता की भांति होता है, यानी एकार्थक काव्य होता है एक लंबी कविता की तरह चलती रहती है। कवि यथा स्थान यथा वस्तु एवं प्रकृति चित्रण भी करता रहता है। इसका उद्देश्य किसी महत्वपूर्ण भाव या विचार की अभिव्यंजना करना होता है। जैसे निराला की राम की शक्ति पूजा है, इसमें राम के विशेषताएं दर्शाई गई हैं। ये लंबी कविता है। दिनकर का जो कुरुक्षेत्र है वो भी इसी श्रेणी में माना जाता है। कुरुक्षेत्र में भी ऐसी विशेषताएं दर्शाई जाती हैं। उसी समय की यथास्थान का वर्णन मिलता है, वस्तु वर्णन मिलता है और प्रकृति का चित्रण भी मिलता है। सब कुछ एक ही परिस्थिति में दर्शाया जाता है। ये प्रभाव उत्पादक होते हैं, यानी इनको पढ़ने से जो पाठक होता है उसके मन में प्रभाव पैदा हो जाता है। वो अपना एक विशिष्ट पहचान छोड़ती है ये रचना, एवं किसी एक भाव की सूक्ष्म व्यंजना और एकार्थक काव्य की खास विशेषताएं कही जा सकती हैं। ये होता है एकार्थक काव्य। एकार्थक काव्य एक तरह से लंबी कविता होती है। कभी बाय द वे आपको पूछ ले कि प्रबंध काव्य के कितने भेद होते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखना 3 होते हैं। पहला होता है महाकाव्य, दूसरा होता है खंड काव्य और तीसरा होता है एकार्थक काव्य। महाकाव्य में देखिए 8 से अधिक सर्ग होते हैं। कभी कभी ऐसी प्रश्न भी बना लेता है एग्जामिनर कि निम्न में से कौन सा महाकाव्य है या नहीं है, तो ध्यान रखना 8 से अधिक अगर सर्ग होंगे किसी रचना में तो वो महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाएगा, और 8 से कम होंगे तो वो किस श्रेणी में माना जाएगा, खंड काव्य की श्रेणी में माना जाएगा। और एक लंबी कविता की भांति होता है वो क्या माना जाता है, एकार्थक काव्य माना जाता है, जिसमें एक स्थान एक वस्तु वर्णन या वहाँ की प्रकृति का चित्रण एक साथ दर्शा दिया जाता है, वो एकार्थक काव्य होता है। और किसी व्यक्ति विशेष के किसी एक पक्ष का वर्णन बढ़ा चढ़ा करके किया जाता है, वो खंड काव्य की श्रेणी में आता है। और समूचे वर्णन कर दिया जाता है चारों तरफ से, वो महाकाव्य की श्रेणी में माना जाता है। आशा करता हूँ कि आपको प्रबंध काव्य के तीनों भेदों के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। आशा करता हूँ कि कोई भी बात आपको समझ में अगर न आई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं, और आप अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।